पूरे देश भर में आज उपचुनावों के रिजल्ट आए, जिसमें पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, उत्तराखंड है और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और केरल है। लेकिन दिल्ली के सबसे नजदीकी राज्य उत्तर प्रदेश, इंडिया गठबंधन की पहली जीत के बाद यह बात साबित हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता 2024 का बहुत आसान नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान, जो भाजपा प्रत्याशी थे, उनको हराकर जीत हासिल कर ली। यह जीत बताती है कि योगी सरकार की सारे तिकड़म, अधिकारियों की सारी मेहनत और मोदी की सारी छवि आखिरकार जनता ने वोटिंग बूथ तक जाकर धूल धूसरित कर दिया है और सच को सामने ला दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हो या फिर जातिगत हिंसा हो या फिर अल्पसंख्यकों की दिक्कतें हो या बेकारी हो, इन सब को लेकर एक संदेश में दिया है। आपको लग रहा होगा कि एक उपचुनाव इतना महत्वपूर्ण कैसे हो, तो दोस्तों आप हमारे मुंह से इस चुनाव को महत्वपूर्ण समझें उससे पहले आप भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव के लिए मेहनत कितनी की है उसकी जरा गिनती आंकड़ों में करिए। इस एक छोटी सी विधानसभा के लिए जहां उनके मंत्री पद के दावेदार दारा सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे थे, जो उसी सीट से सिटिंग एमएलए थे, इस बार जनता ने इनकार ही नहीं किया है बल्कि बिल्कुल बेकार प्रत्याशी के रूप में तमगा भी दे दिया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश और देश के 26 मंत्री लगाए गए, 2 उप मुख्यमंत्री लगाए गए, खुद योगी आदित्यनाथ ने सभा की। इतना ही नहीं, जातिगत हिसाब से भी दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और ब्राह्मण वोटों के लिए अलग अलग मंत्री बिठाए गए। जहां ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों के लिए ले आए गए, वहीं स्वतंत्र देव सिंह पिछड़े और कुर्मी वोटों के लिए लाए गए, तो मुसलमानों को रिझाने के लिए दानिश आजाद का भी पदार्पण हुआ। इसलिए अब आप शायद समझ पाएंगे कि यह वाकई विधानसभा क्यों मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं कि 2024 में रोजगार, शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी यह बड़े सवाल बनेंगे। कोई सोच नहीं सकता था कि उत्तर प्रदेश में सुधाकर सिंह जीतेंगे, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि उपचुनावों में उन पार्टियों की ही जीत होती है जो सत्ताधारी, लेकिन यहां बिल्कुल रिजल्ट अलग। आप दूसरे राज्यों में अगर आप देखेंगे, त्रिपुरा में 2 भाजपा विधायक जीते हैं, वहां बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड में पार्वती दास जीते हैं, वहां बीजेपी की सरकार है। पश्चिम बंगाल में भी वहां ममता बनर्जी की पार्टी जीती है, वहां टीएमसी की सरकार है। यानी जहां जिसकी सरकार है, आमतौर पर जीतने की बात उपचुनाव में उन्हीं के सिर माथे पर होती है। लेकिन यहां जिस मार्जिन से दारा सिंह चौहान को घोसी की जनता ने नकार दिया है, उससे बहुत कुछ पता चलता है। क्योंकि यह घोसी एक ऐसा लिटमस टेस्ट है जहां जातिगत रूप से देखें तो ब्राह्मण वोटर भी ताकतवर हैं, पिछड़े वोटर भी, खासकर कुर्मी वोटर हैं, मुस्लिम वोटर हैं, दलित वोटर। और इस पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत बता रही है कि अब इतना आसान रास्ता नहीं रह गया है योगी आदित्यनाथ के लिए, जैसा कि अब तक नजर आ रहा है। यह एक ऐसा वक्त होता है चुनाव, जबकि सारे विश्लेषण, सारे अनुमान, सारी कोशिशें, सारी हर तरह की दावेदारियां, दावे एकदम से ऐसा नहीं ऐसा होगा वाली भाषा का एक परिणात्मक टेस्ट होता है। और वह ये टेस्ट है कि तमाम बहसों को इसने विराम लगाया है, तमाम विश्लेषणों को नई राह दी है, तमाम कोशिशों को, खासकर गठबंधनों को नया विश्वास दिलाया है कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ेगा
और जितना कमजोर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं, वह चाचा के आने के बाद से, यानी शिवपाल सिंह यादव के आने के बाद से यह जोड़ी बड़ी मजबूत हो गई। आपको आश्चर्य होगा कि डेरा डाले रहे संगठन के स्तर पर समाजवादी पार्टी में मास्टर कहे जाने वाले शिवपाल सिंह यादव घोसी विधानसभा चुनाव में डेरा डाले रहे, घर घर गए वोट मांगने। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनौती माना ओपी राजभर का, क्योंकि बड़बोले ओपी राजभर कह रहे थे इन्हें वापस कहां भेजेंगे, तो इन्हें वापस हम मैनपुरी के उस क्षेत्र इटावा में भेज देंगे। यह बड़बोलापन था, और इस बड़बोलेपन के बीच में जो जीत है वह बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी में ओपी राजभर आ जाएं या फिर दारा सिंह चौहान जैसे मौका परस्त लोग आ जाएं, अब जनता उनको माफ करने वाली नहीं है। दूसरी यह भी सामने है कि सांप्रदायिकता के मुकाबले मोहब्बत ताकतवर है, सांप्रदायिकता के मुकाबले धर्मनिरपेक्षता की वजूद ज्यादा मजबूत है। और तो और जिस तरह की यह जीत है जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, आंख मूंद के कोई नहीं सोच सकता था कि इतने भारी अंतर से जीत हासिल कर पाएगा विपक्ष और घोसी से सुधाकर सिंह परचम लहरा पाएंगे। यह महत्वपूर्ण बात इसलिए भी हो जा रही है क्योंकि जिस तरह का माहौल अपराजय जैसा खासकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की एक छवि गढ़ के दिखाई जा रही थी, उसकी जगह यह पराजय योगी की एक छवि भी गढ़ता है। योगी आदित्यनाथ को अब सोचना होगा कि जो भाषणबाजी है, जो सेकुलरिज्म को छिन्न भिन्न कर देना है, सांप्रदायिकता के रथ पर सवार होने की जो आखिरी आकांक्षा है, उन सब पर एक चोट है और एक शिक्षा भी कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश जो लोहिया और जनेश्वर मिस्र की धरती रहे हैं, वहां वैसा चुनाव परिणाम योगी आदित्यनाथ को अब नहीं दिखाई देगा जिसकी आस और उम्मीद में वह बंधे रहे। और एक बात आप जानना जरूरी है कि सुधाकर सिंह वो नेता है जो कि समाजवादी पार्टी से कभी अलग नहीं, जब भी रहे समाजवादी पार्टी में रहे। दूसरी बात कि समाजवादी पार्टी में सुधाकर सिंह की जीत एक मुद्दा और स्थापित कर रही है, वह यह कि दल बदल वाले राजनीतिज्ञों को भी सबक सिखाएगी। सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान में यह फर्क है कि सुधाकर सिंह वह विधायक प्रत्याशी थे जो कभी भी समाजवादी पार्टी से नहीं अलग। 2022 में पार्टी ने सुधाकर सिंह का घोसी से ही टिकट काट दिया था और उसकी जगह दारा सिंह चौहान को टिकट दिया था। फिर भी उन्होंने समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ी। वह पहले से 2 बार के विधायक हैं, एक बार वह घोसी से जीते हैं, दूसरी बार मधुबन से, इस बार वह तीसरी बार के विधायक। तो एक सीख भी है अखिलेश यादव जैसे लोगों को जो कि पार्टी के मुखिया पर बैठे हुए हैं पद पर, कि ऐसे दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों के लिए अपनी जगहें जिन भी रणनीतिगत मजबूरियों में आपको हटानी पड़ती हैं, कम से कम मजबूत खंभों को नहीं हिलाना चाहिए, क्योंकि अंततः पार्टी के साथ ईमानदारी से, उसकी नीतियों और उसकी समझदारी से बने रहते हैं कि और वही पार्टी के ऋण भी बनते। ऐसे में सारी बातें एक तरफ और असल बात यह कि योगी आदित्यनाथ का यह चेहरा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कहीं इससे ज्यादा चिंता इस वक्त उन्हें हो रही होगी, क्योंकि उनकी पार्टी ही नहीं, उनकी पार्टी में आ रहे, एनडीए में शामिल हो रहे ओपी राजभर भी बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में थे, और यही ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा जनता ले डुबाती है और पता नहीं चलता कि आप अर्श पर से फर्श पर कब आ गए हैं। राजनीति में इसका अनुमान लगाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है, और इस चुनौती को फिलहाल इंडिया गठबंधन ने पार कर लिया है, अखिलेश यादव ने पार कर लिया है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार जनता की मीडिया।